नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों की रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि अब अखिलेश यादव के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ चुका है। 2022 से पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश के गढ़ यानी कि आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान आजमगढ़ जिले को 198 करोड़ की परियोजनाओं की योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। इनमें से 37 लालगंज और 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सगड़ी के जीयनपुर में किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को भी संबोधित किया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में लोगों के सामने रखा, साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अराजकता ही उसका पर्याय हो गई थी। देश में एक नारा चल रहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। तो समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो गुंडों को संरक्षण दिया करती थी। इस दौरान सीएम ने अखिलेश के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जब भी किसी माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के लोगों को होती है। उन्होंने ये पूछा कि इन लोगों को इतना दुख आखिर क्यों होता है। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी। तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज पूरे देश ने बाबा साहेब को याद किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने और साथ में कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने दिल्ली में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहेब को नमन किया है और सीएम के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी भीमराव रामजी अंबेडकर को नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंबेडकर की भावनाओं के मुताबिक भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है और ये काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जिन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ लखनऊ में अहम बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर चर्चा की है और इस दौरान जनता की राय से तैयार किए गए घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों, वंचित वर्गों समेत सभी तबकों की आवाज को जगह दी गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज होगा।
लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। तौकीर, आज प्रियंका गांधी या फिर ये कहें कि कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई, घोषणा पत्र के बारे में चर्चा हुई, क्या कुछ रहा इस पूरी मीटिंग और इस मंथन में? देखिए, मीटिंग खत्म होने के बाद अजय कुमार लल्लू जो अध्यक्ष है वो बाहर निकले, उन्होंने बताया था कि इस कमेटी में जो आज बैठक हुई थी इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे और जो इनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके चेयरमैन बैठे थे। इसके अलावा जो बड़े नेता है पीएल पुनिया, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री, अजय कुमार राय जो बनारस से आते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े 2019 में, तो ऐसे कई बड़े चेहरे इस कमेटी में शामिल थे और उनके साथ बैठक की गई है। साफ तौर पर जो सभी जिलों से फीडबैक लिया गया है कि जिलों से जो जरूरत है उन लोगों की क्या आम परेशानी है उसके ऊपर मैनिफेस्टो तैयार होना है, तो इस तरह का फीडबैक लिया गया है सभी जिलों से, उनके ऊपर बैठक हुई है, उन पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं उनमें जो महिला प्रत्याशी की बात की गई है, कांग्रेस तरफ के 40% महिलाएं इस बार मैदान में होंगी, तो उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगाने की तैयारी में है प्रियंका गांधी। तो कई तरह के जो मामले थे उस पर चर्चा हुई है, कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और जो प्रतिज्ञाएं चल रही है, 7 तरह की प्रतिज्ञाएं जो रैलियां निकाली जा रही है कांग्रेस तरफ से, उसको लेकर भी आज बैठक हुई कि किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, कैसे जो जिलों में जब जा रहे हैं तो कैसे लोग उनको ले रहे हैं, तो कई तरह के ऐसे मुद्दे तो जिन पर चर्चा हुई है। जी तौकीर, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार या कहें कि कुछ महीने पहले से सक्रिय हो गई थी, लोगों के पास जा रही है और इस बार कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार जो घोषणा पत्र होगा वो पार्टी या नेताओं का नहीं होगा बल्कि लोगों की जरूरत, लोगों की आवश्यकताएं, उनके मुद्दों पर होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए प्रियंका गांधी ने एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया था और इनसे कहा गया था कि जिलेवार रिपोर्ट मांगे कि किस जिले की क्या परेशानी है, लोग सबसे ज्यादा किन मुद्दों को लेकर गंभीर हैं, ऐसे मुद्दे तैयार किए जाएं और उसी को ही मैनिफेस्टो में डाला जाए और जनता के बीच में ले जाया जाए। तो इसीलिए ये तैयारी काफी लंबे समय से चल रही है और इसी तरह की जो बैठकें हैं और मीटिंग है, ये प्रियंका गांधी कुछ समय बाद लेती भी रहती है कि किस तरह का फीडबैक आ रहा है, कैसे लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भी आज फिर बैठक हुई थी और कई ऐसी चर्चाएं हुई हैं। जो प्रतिज्ञा यात्रा है वो खासकर उससे भी फीडबैक लेना जरूरी था कि जब ये लोगों के बीच आ रहे हैं तो लोग उसको किस तरह से ले रहे हैं। महिलाएं किस तरह सामने आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर बड़ी बात कही गई है, 40% टिकट की बात कांग्रेस तरफ से कही गई है, तो महिलाएं किस तरह सामने आ रही हैं और कांग्रेस से जुड़ रही हैं, तो वो पूरे माहौल को भापने के लिए आज इस बैठक को बुलाया गया था। सारे बड़े नेताओं को जिनको अलग अलग जिलों में भेजा गया था वो भी वापस लौटे हैं, उनसे भी आज बैठ के बातचीत की गई है कि जिलों का क्या हाल है, जिलों में जो प्रत्याशी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं वो कितने मजबूत है, वो ग्राउंड लेवल पे कितने मजबूत है, तो कई ऐसे बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बाबरी विध्वंस के दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हर बात का श्रेय देने वाले अखिलेश जी, क्या आप अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का श्रेय नहीं लेंगे? इस तरीके का ट्वीट किया है स्वतंत्र देव सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कार सेवक अमर रहे ये बात कही है और कही है कि अखिलेश यादव, जो आप हर चीज का श्रेय लेते हैं, क्या इस चीज का श्रेय आप नहीं लेंगे? आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बाबरी विध्वंस मामले पर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो विध्वंस का मामला है, क्या इसका श्रेय आप नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि हर चीज का श्रेय आप लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में हर मामले पर राजनीति यूं ही गरमाती जाती है और कोई भी पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर निशाना साधने पर चूकते बिल्कुल भी नहीं है। चंदौली में सपा विधायक सहित 152 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रविवार को सीएम से मिलने जाने से रोकने पर सपा नेताओं ने गुंडागर्दी की थी। इस दौरान सपा नेता और सीओ के बीच हाथापाई भी हुई थी, जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। झड़प के दौरान तूतू मैमे के बाद सपा विधायक की सीओ से हाथापाई भी हुई थी और जिसके बाद थाना अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने सकलडीहा से सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव, सपा के वरिष्ठ नेता संतोष यादव समेत 152 लोगों के खिलाफ, जो कि अज्ञात लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों को चिन्हित करने में जुट गई है। दरअसल सपा विधायक कार्यकर्ता के साथ रामगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वे नहीं रुके। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसमें कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 150 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस रवैये को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुंडागर्दी अपराध और सपा के रिश्ता जन्मजात का है। तो डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 152 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई की जा रही है, तो सीधे अखिलेश यादव और उनके लोगों पर निशाना साधा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और सीधे कहा है कि समाजवादी पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों का ये रिश्ता गुंडागर्दी का बहुत पहले से है। समाजवादी पार्टी के इन दिनों जोकर पॉलिटिक्स चल रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की ओर से ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा तवज्जो दिए जाने से केशव देव मौर्य नाराज चल रहे हैं। शायद इसीलिए सपा की सहयोगी पार्टी महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को एक इंटरव्यू में राजनीतिक जोकर तक कह दिया है, जिसके बाद केशव देव के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सहयोगियों के बीच खींचतान बढ़ गई है। अब इसी बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया भी रखी है। राजभर ने कहा कि केशव देव मौर्य ने मुझे जोकर बोला है और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मैं यूपी का जोकर हूं, जिसे हर कोई देखना और सुनना चाहता है। ये जोकर और उसकी जोकरगिरी ही सपा की नैया पार लगाएगी। सारे लोगों का ध्यान बार बार जोकर की तरफ, उस ड्रामा में जोकर ही हीरो कहा जाता था। ठीक जो आजकल फिल्में बन रही हैं उसमें जो हीरो है, लोग हीरो हीरो करते हैं, तो वो नाट्य मंडली में वो जोकर होता था। तो दोनों का काम, पूरी जनता का ध्यान कहां होता है? हीरो और जोकर दोनों के साथ। आपको अफसोस नहीं हुआ? नहीं, कोई अफसोस नहीं। उन्होंने अच्छा कहा, उन्होंने माना कि प्रदेश की जनता का ध्यान ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बना के मानेगा। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर आज सनातन यानी कि हिंदू धर्म को अपना लिया है। गाजियाबाद के डासना मंदिर में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उन्हें हिंदू धर्म ग्रहण करवाया। इस दौरान महंत नरसिंहानंद ने कई तरह के अनुष्ठान भी किए। वहीं धर्म परिवर्तन के बाद वसीम रिजवी का नाम बदलकर अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है। हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद वसीम रिजवी यानी कि जितेंद्र त्यागी ने कहा कि धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया था तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना धर्म है। जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती है और किसी धर्म में भी नहीं पाई जाती। उन्होंने कहा कि इस्लाम को हम धर्म ही नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम को हम कोई धर्म नहीं समझते हैं। सुनिए क्या कहना है वसीम का। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहब्बत के चरित्र के बारे में और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया। वहीं मुरादाबाद में कार्यक्रम में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड का खौफ दिखाकर डराते नजर आई। रविवार रात एक कार्यक्रम में सांसद एसटी हसन ने कहा कि बीजेपी देश के मुसलमानों को मजदूर बनाकर रखना चाहती है। बहुत जल्द कॉमन सिविल कोड आने वाला है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि कौम के लिए मैं आपसे इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह के वास्ते इसमें वट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना है। सांसद ने कहा कि बीजेपी ने देश के अंदरूनी हालात बेहद खराब कर दिए हैं। सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी कॉमन सिविल कोड कानून लाएगा तो मुसलमानों के लिए अधिकार छिन जाएगा। ये कानून आने के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, मुस्लिमों के शैक्षणिक संस्थानों का मॉनिटरिंग स्टेटस खत्म हो जाएगा। कई सारी बातें कही है एसटी हसन ने।
हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैं आपसे इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा कि इलेक्शन आने जा रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। और क्योंकि बीजेपी ने जो अंदरूनी हालात पैदा कर दिए हैं उसका एहसास आप लोगों का भी नहीं हो रहा है। इसका एहसास 10 साल के बाद होगा कि हम कहां पहुंच गए। अगर एक कानून आने वाला है, कॉमन सिविल कोड किया, सीएए के ऊपर हमने पूरा प्रोटेस्ट करा, धारा 370 के हम लोग खिलाफ थे, हम पार्लियामेंट में बोले। लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। हम अपनी औलाद को विरासत में जो तरका देते। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होमगार्ड जवानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने कोरोना काल के दौरान होमगार्ड्स के जवानों की ओर से किए गए बेहतर कार्यों के लिए प्रदेश के सभी 6,500 जवानों को 6,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान देने की घोषणा करते हुए स्थापना दिवस की बधाई दी है। बता दें कि सीएम धामी उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर उनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने सीएम धामी को सलामी दी। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम में स्मृति पुस्तिका का विमोचन भी किया। इसके अलावा सीएम धामी ने साल भर में अपनी सेवाओं का निर्वहन करते हुए शहीद हुए जवानों की पत्नियों को 2 लाख रुपए राहत चेक के रूप में वितरित किए। होमगार्ड के जवानों का आज स्थापना दिवस है। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहे 6,500 होमगार्ड के जवानों को, उनके अधिकारियों को, उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार होमगार्ड चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी काम उनको सौंपा जाता है वो भली भांति करते हैं, पूरे निष्ठा के साथ करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। पिछले कोरोना काल में हमारे होमगार्ड के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और अलग अलग क्षेत्रों में कहीं लोगों के दाह संस्कार को लेकर, कहीं पर लोगों को बचाने को लेकर, कहीं पर लोगों को अस्पताल ले जाने की बात हो, सभी जगह पर उनके द्वारा बहुत उत्कृष्ट कार्य किया गया। इसके लिए हमने उनको जो है ये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करी है। वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सचिवालय में होने वाली इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले द्वितीय अनुपूरक अनुदान देवस्थानम बोर्ड विधेयक को वापस लेने के प्रस्ताव के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और शहरी विकास विभाग के मसलों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा नजूल नीति के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मंत्री बंशीधर भगत ने इसे इसी कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। तो कैबिनेट की बैठक में लाने के बाद विधानसभा सत्र में अध्यादेश लाया जाएगा। वहीं से अन्य विभागों के प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो सकते हैं। तो कैबिनेट ये बैठक शाम 5 बजे से शुरू होगी। अजीत काम्बोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, आज जो कैबिनेट बैठक होने वाली है, कुछ ही वक्त बचा है, ये कैबिनेट बहुत सारे मामलों पर, मसलों पर अहम कही जा सकती है। 5 बजे का समय है राज्य कैबिनेट की बैठक का। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले बैठक है तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड को सरकार ने भंग करने की घोषणा कर दी है और अब आगामी सत्र में इसका पूरा प्रस्ताव आना है कि किन किन नियमों के तहत इसको भंग किया जा सकता है या क्या व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है। तो उम्मीद है कि आज कैबिनेट की बैठक में देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार अपना निर्णय ले सकती है कि क्या इसका प्रारूप रहेगा भंग करने का। इसके अलावा शीतकालीन सत्र में सरकार क्या बिजनेस लेकर आ रही है, इसकी एक रूपरेखा की कैबिनेट बैठक में तय हो सकती है। क्या सरकार आने वाले समय में और कोई कानून ऐसा है जिसको भंग करने की तैयारी में है या कोई नई चीज लेकर आ रही है। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आज सरकार की कैबिनेट बैठक होगी और सरकारी बिजनेस क्या आने वाला है शीतकालीन सत्र में, इसको भी लेकर यहाँ पर तय किया जाएगा। बिल्कुल अजीत, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो आज कैबिनेट की बैठक कुछ ही समय बाद शुरू होगी और यह बैठक बेहद ही अहम कह सकते हैं।
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 9 और 10 दिसंबर को होने वाली शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के विधायक सरकार को सदन के भीतर घेरेंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और खुद पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण पहुंचकर सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। उन्होंने सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार को गैरसैंण में ठंड अधिक लगती है, इसीलिए गैरसैंण में सत्र न करवाकर देहरादून में सत्र करवाने जा रही है। विधानसभा में हमारे लोग जनता के सवालों को उठाएंगे और मैं और गणेश जी वहाँ गैरसैंण जा करके इस सरकार की सद्बुद्धि के लिए 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को विरोध में हम वहाँ जो है सांकेतिक उपवास में बैठेंगे। कुछ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अजीत, जिस तरीके से विधानसभा सत्र की बात की जाए तो गैरसैंण में पहले बात चल रही थी, कांग्रेस अब कह रही है कि हम तो धरना देंगे, अनशन करेंगे। कांग्रेस की बात की जाए तो सत्र की घोषणा होने के साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी घोषणा कर दी थी कि आगामी सत्र में वो गैरसैंण में सरकार का घेराव करने का काम करेंगे। लेकिन शीतकाल को देखते हुए सरकार ने देहरादून में सत्र कराने का फैसला किया है और इसके बाद एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो मुखर हो चुका है सरकार के खिलाफ। और आज की पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीधे मोर्चा संभालते हुए कहा कि जो हमारे विधायक हैं वो सदन के भीतर सरकार से सवाल जवाब करेंगे, तो वहीं वो खुद और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जाकर एक सांकेतिक उपवास करेंगे कि सरकार ने मन बनाया गैरसैंण में विधानसभा सत्र करने का और अब वो देहरादून में ही सत्र कर रही है। तो ऐसे में सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी है, जिसकी रूपरेखा तय की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं रुड़की नगर निगम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मेयर और पार्षदों के बीच चल रहे तनाव के बीच अब आम आदमी पार्टी ने मेयर और अधिकारियों के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर उन्होंने मेयर, मुख्य नगर अधिकारी और सहायक नगर अधिकारी के कार्यालय का शुद्धिकरण किया है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं। आप पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने निगम में गोमूत्र का छिड़काव किया। साथ ही नगर निगम के महापौर और अधिकारियों के कार्यालय के बाहर गाय का गोबर भी फेरा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों और मेयर की लापरवाही को किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि ये भूमि जो है नगर निगम की अपवित्र हो चुकी है इनके भ्रष्टाचार के कारण, आज हम लोगों ने सबने इकट्ठा होकर के गोमूत्र से और गोबर से, गाय के गोबर से यहाँ के शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ गोमूत्र का छिड़काव करा और इनकी पैड़ियों पर गोबर लगाकर लीपा ताकि इन्हें मालिक सद्बुद्धि दे, गाय माता की तरह इनमें भी जो ज्ञान प्राप्त हो। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यूपी चुनाव और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। तो पीएम से मुलाकात के बाद गोरखपुर जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन में पीएम मोदी और केशव प्रसाद मौर्य की यह मुलाकात हुई है। मुलाकात बेहद ही अहम कह सकते हैं। एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पीएम के साथ सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बातचीत का दौर और ये मुलाकात उत्तर प्रदेश के लिए बेहद ही खास कह सकते हैं। कई मुद्दों पर और चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य और पीएम मोदी के बीच चल रही है। चलिए, इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।